ये कहानी एक ऐसे अधेड़ आदमी की है जिसे अपनी ही बेटी की बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो जाता है और इस चक्कर में उसे कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं, यहाँ तक कि बात उसकी जान तक पहुँच जाती है। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम एक 42 साल के आदमी लेस्टर को देखते हैं। वो अपनी सुबह की शुरुआत शावर में मास्टरबेट करते हुए करता है, क्योंकि यही एक ऐसा समय है जिसकी वजह से वो दिन भर खुश रहता है। फिर हम लेस्टर की वाइफ कैरोलिन को देखते हैं, जो अपने गार्डन के फूलों को पानी देते हुए अपने पड़ोसी, जिनका नाम जिम और जिम है, जो कि एक गे कपल हैं, उनको ग्रीट कर रही होती है। कैरोलिन एक प्रॉपर्टी डीलर है। कैरोलिन बहुत ही मेहनती है, पर जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी उसे कोई खास प्रॉफिट नहीं होता, जिससे वो कई बार दुखी भी होती है। फिर हम लेस्टर की 16 साल की बेटी जेन को देखते हैं। ये हाई स्कूल स्टूडेंट है जो इंटरनेट पर अपने पोम पोम को बड़ा करने का समाधान खोज रही है। मैं आप सभी को बता दूं कि लेस्टर की फैमिली लेस्टर को एक बाल बराबर भी रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि उन्हें लगता है कि लेस्टर एक बहुत बड़ा लूजर है, जो कि वो होता भी है, आलसी टाइप का। लेस्टर एक मैगजीन कंपनी में काम करता है जिसकी आर्थिक हालत कुछ खास सही नहीं चल रही है। जब लेस्टर काम कर रहा होता है, तभी उसका मैनेजर ब्रैड उसे अपने कैबिन में एक जरूरी बात करने के लिए बुलाता है। वहाँ ब्रैड उसे कंपनी के हालातों के बारे में बताता है। फिर वो लेस्टर से कहता है कि कंपनी के गिरते हुए हालातों की वजह से कुछ एम्प्लॉइज को उनकी जॉब से निकाला जा सकता है और शायद लेस्टर भी उन एम्प्लॉइज में से एक हो। ये सुनकर लेस्टर को बुरा लगता है और डर भी लग रहा होता है, क्योंकि लेस्टर ने अपनी जिंदगी के 22 साल इस कंपनी को दिए थे। रात को डिनर के वक्त वो ये बात अपनी फैमिली को बताता है। फिर वो जेन से उसके दिन के बारे में पूछता है, पर जेन उससे नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लेस्टर एक अच्छा पिता बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि है नहीं, क्योंकि लेस्टर जेन से कभी कभी महीनों तक बात नहीं करता और फिर अचानक बेवजह ही वो जेन का दोस्त बनने की कोशिश करता है। फिर वो टेबल से उठकर किचन में चली जाती है। लेस्टर जेन से बात करने के लिए उसके पास जाता है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो चोरी छुपे अपने घर से जेन और लेस्टर की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इसका नाम रिकी फिट्स है, जो हाल ही में अपने पेरेंट्स के साथ लेस्टर के पड़ोस में शिफ्ट हुआ है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है जेन के स्कूल के एक बास्केटबॉल मैच में, जिसे देखने के लिए लेस्टर और कैरोलिन भी आए हैं, क्योंकि जेन और उसकी टीम ने इस मैच में चेयर डांस पर हिस्सा लिया है। हालांकि जेन अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उनके आने से ज्यादा खुश नहीं होती। तभी यहाँ एंट्री होती है जेन की बेस्ट फ्रेंड एंजेला की, जो कि बेहद ही खूबसूरत होती है। एंजेला को देखकर लेस्टर का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि एंजेला की खूबसूरती लेस्टर को भा जाती है। वो उसे देखते ही रहता है और ये अधेड़ आदमी उसके ख्वाबों में खो जाता है। फिर मैच खत्म होने के बाद लेस्टर और कैरोलिन जेन और एंजेला से मिलते हैं और ये दोनों जेन की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं। पर तारीफ करते करते लेस्टर एंजेला से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसकी भी परफॉर्मेंस की तारीफ करता है, और फिर जेन भी अपनी फ्रेंड का इंट्रो दोनों से कराती है। इस पूरी कॉन्वर्सेशन में लेस्टर एंजेला को ही घूरे जा रहा था, जिसे जेन भी नोटिस करती है। ये आदमी तो एंजेला को अपनी कार से उसे घर छोड़ने के लिए भी कह देता है, ये कहकर कि आखिर जेन की दोस्त को अपना दोस्त समझता हूँ। ये सुनकर एंजेला भी समझ जाती है कि शायद अंकल उस पर लाइन मार रहे हैं, लेकिन अपने फादर के ऐसे बिहेवियर को देखकर जेन को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। इसलिए अब लेस्टर रात भर एंजेला के ख्वाब देख रहा होता है, जहाँ एंजेला उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रही होती है। एंजेला की खूबसूरती लेस्टर को ये महसूस करा रही थी कि शायद वो पिछले 20 सालों से बेहोश था और एंजेला को देखने के बाद उसे होश आया है। खैर, इस हफ्सी को हम इसके ख्वाब में ही छोड़ते हैं और इधर घर के बाहर कार में देखते हैं, जहां जेन एंजेला से अपने फादर के उस बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। पर एंजेला कहती है कि इसके लिए तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग सभी मर्द मुझे ऐसे ही देखते हैं, जिन्हें मैं जानती भी नहीं। मैं उनके सपनों में आती हूँ, पर इसके लिए मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब देखकर मुझे लगता है कि मैं एक मॉडल हूँ। ये सब सुनते वक्त जेन को थोड़ा खराब भी लग रहा होता है, क्योंकि आज तक उसे किसी भी लड़के ने अटेंशन नहीं दिया था। यू नो गाइस, एवरेज गर्ल थिंकिंग। फिर जब जेन घर के अंदर जा रही होती है, तो हम फिर से ये देखते हैं कि रिकी उसे अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा है, पर इस बार जेन उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे घूरकर चमकाकर अंदर चली जाती है। पर उसे ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई लड़का है जो उसकी उसे पाना चाहता है। अगली सुबह जब जेन नहा रही होती है, तभी लेस्टर उसके कमरे में आता है और एंजेला का नंबर ढूंढकर उसे कॉल करता है। पर जैसे ही एंजेला कॉल उठाती है, उसी वक्त जेन के वॉशरूम से बाहर आने की आवाज सुनकर वो वहाँ से भाग जाता है। पर तभी एंजेला वापस कॉल बैक करती है और जेन से पूछती है
तुमने अभी मुझे कॉल क्यों किया था? ये सुनकर पहले तो जेन कंफ्यूज होती है, पर नंबर डायरी खुली हुई देख वो समझ जाती है कि ये कॉल जरूर उसके ठरकी बाप ने ही किया होगा। तभी हम रिकी को देखते हैं, जो हमेशा की तरह जेन को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। अब चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। रिकी भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसकी ये हॉबी है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को रिकॉर्ड करना। ये यहाँ अपनी माँ और अपने पिता फ्रैंक के साथ रहता है, जो एक रिटायर्ड कर्नल है। फ्रैंक काफी स्ट्रिक्ट होता है। तभी इसके घर की घंटी बजती है। फ्रैंक दरवाजा खोलता है तो सामने इसके पड़ोस में रहने वाला गे कपल एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते फ्रैंक और उसके परिवार का स्वागत करने के लिए बुके लेकर आया होता है। पर जैसे ही फ्रैंक को पता चलता है कि ये दोनों गे हैं, वो उन्हें अंदर नहीं बुलाता और घृणा भरी नजरों से देखता है। ये देखकर हमें यहाँ पता चलता है कि फ्रैंक को गे लोगों से नफरत है। वेल दोस्तों, फ्रैंक आखिर गे लोगों से इतनी नफरत क्यों करता है, ये आपको कहानी के आखिर तक समझ में आ जाएगा। फिर फ्रैंक रिकी को स्कूल छोड़ने जाता है। रिकी अपने फादर से बहुत डरता है, क्योंकि फ्रैंक उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता है और अगर रिकी उसकी बात नहीं मानता तो फ्रैंक उसे मारता भी है। और एक बार तो फ्रैंक ने रिकी को पागल खाने तक भेज दिया था, क्योंकि रिकी ने उसकी बात नहीं मानी थी। स्कूल में रिकी जेन से मिलता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ। जेन कहती है, हाँ मुझे पता है, मैंने कल तुम्हें मेरी वीडियो बनाते हुए देखा था और मैं नहीं चाहती कि कोई पागल मेरे पीछे पड़े। लेकिन रिकी उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें और जानना चाहता हूँ। ये कहकर रिकी वहाँ से चला जाता है। एंजेला को ये सब देखकर थोड़ी जलन महसूस होती है, क्योंकि ये पहली बार था कि कोई लड़का उसे छोड़कर जेन पर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था। फिर हम एक पार्टी में लेस्टर और कैरोलिन को देखते हैं, जहाँ पर रियल एस्टेट के काफी जाने माने लोग मौजूद थे। कैरोलिन लेस्टर को समझाती है कि वो इस पार्टी में अच्छे से बर्ताव करे, ताकि वो भी बड़े लोगों से अपनी जान पहचान बना सके। तभी कैरोलिन एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन कैन से मिलती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है, ताकि वो कैन के जरिए अपना भी नाम बना सके। पर ये सब देखकर लेस्टर का प्यार उमड़ जाता है और वो कैरोलिन को किस करने लगता है, जिससे माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। फिर वो ड्रिंक करने चला जाता है। तभी वहाँ रिकी आता है और उसे अपना इंट्रो देता है कि मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। फिर वो लेस्टर को बिल्डिंग के टेरेस में लेकर जाता है और उसे एक बीड स्मोक करने के लिए देता है। साथ ही रिकी उसे ये बताता है कि मैं ये वेटर का काम तो सिर्फ अपने फादर को दिखाने के लिए करता हूँ, मेरी असली कमाई का जरिया तो ये बीड बेचने से होता है। लेस्टर को उसका माल अच्छा लगता है। रिकी कहता है, अगर आपको ये माल और कभी भी चाहिए तो आप मुझे बता देना। दरअसल रिकी लेस्टर से दोस्ती इसलिए बना रहा था ताकि वो कभी भी उसके घर जा सके और जेन के साथ सिस्टमबाजी कर सके। फिर घर लौटने पर लेस्टर देखता है कि आज उनके घर पर एंजेला भी रुकी है। उसे देखकर पहले तो लेस्टर को लगता है कि वो सपना देख रहा है, पर फिर वो सपने से जाग जाता है। आधी रात को लेस्टर जेन के कमरे के बाहर जाकर उनकी बातें सुनता है, जहां एंजेला जेन को इस बात पर चिढ़ा रही होती है कि तुम्हारे डैड बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग और डैशिंग हैं, और अगर वो थोड़ी एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बना लें तो मैं उनके साथ डेट पर जरूर जाऊंगी। ये सब सुनकर लेस्टर तो खुशी से पागल हो जाता है। वो तुरंत बेसमेंट में जाकर डंबल मारने लगता है और हमारा लेजेंड रिकी उसकी ये सारी हरकतें रिकॉर्ड कर लेता है। पर तभी उसके डैड फ्रैंक अंदर आते हैं और रिकी से उसका यूरिन मांगते हैं, ताकि वो उसका यूरिन टेस्ट करवाकर ये पता लगा सकें कि रिकी कोई नशा तो नहीं करता। पर हर बार रिकी उन्हें गलत यूरिन दे देता है। इधर सोते हुए लेस्टर सपने में एंजेला को देखते हुए हिलाने लगता है, जिसकी आवाज से कैरोलिन जाग जाती है और उसे सुनाने लगती है। पर इस बार लेस्टर भी कैरोलिन को भर देता है। अगले दिन ब्रैड उसे बताता है कि अब उसे जॉब से निकाल दिया गया है, पर लेस्टर उस कंपनी में 20 साल से काम कर रहा था और उसे उस कंपनी के सारे डार्क सीक्रेट्स पता थे। इसलिए वो ब्रैड को ब्लैकमेल करके अगले 1 साल की सैलरी एडवांस में ले लेता है और एक बर्गर कंपनी में जॉब ढूंढ लेता है। वहीं दूसरी ओर हम कैन और कैरोलिन को होटल के एक कमरे में देखते हैं, जिनका अफेयर शुरू हो चुका है। ये दोनों अभी अभी मजदूरी करके सांस ले रहे थे। फिर हम जेन और रिकी को देखते हैं। रिकी जेन को अपने घर लेकर जाता है और उसे अपनी मॉम से मिलवाता है। फिर वो उसे अपने फादर के कमरे में लेकर जाता है और एक नकली चाबी का यूज करके जेन को उनकी रखी हुई कीमती चीजें दिखाता है, जिनमें बहुत सारी गन्स भी रखी हुई थी। फिर वो जेन को अपने कमरे में लेकर जाता है और अपने रिकॉर्ड किए गए वीडियोस उसे दिखाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं।
रात को डिनर करते हुए लेस्टर जेन और कैरोलिन को अपनी जॉब छोड़ने वाली बात बताता है, जिसे सुनकर कैरोलिन बौखला जाती है क्योंकि अब उसे ही घर के सारे खर्चे उठाने होंगे, वो भी तब जब उसका बिजनेस भी खास नहीं चल रहा हो। पर लेस्टर अब अल्फा चैट बन चुका है, जो इस बार अपना गुस्सा दोनों माँ बेटी को दिखाता है। और जब जेन वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेस्टर उसे उसकी जगह पर बैठने को कहता है। उसका गुस्सा दोनों माँ बेटी देखती ही रह जाती है। फिर वो उन दोनों को समझाता है कि सबसे पहले तुम दोनों मेरे काम में कोई दखलंदाजी नहीं करोगी और मुझे मेरे हिसाब से जीने दोगी। ये सब देखकर जेन अपने कमरे में उदास बैठी थी, पर तभी वहाँ कैरोलिन आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन जेन कैरोलिन से थोड़ा बदतमीजी से बात करती है तो कैरोलिन उसे एक तमाचा जड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जेन खिड़की से रिकी को देखती है, जो ये सब भी रिकॉर्ड कर रहा था। जेन उसे देखती है और उसके सामने अपने पूरे कपड़े उतार देती है और अपनी सुंदरता उसे दिखाती है। पर तभी रिकी के कमरे में फ्रैंक आ जाता है और उसे कूटने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि रिकी ने उसके कमरे में जाकर नशा करने के लिए पैसे चुराए हैं। लेकिन रिकी उसे बता देता है कि मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड जेन को आपकी रखी हुई चीजें दिखा रहा था। ये सुनने के बाद फ्रैंक उसे समझाता है कि तुम अब मेरे कमरे में कभी मत जाना, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम रिकी और जेन को एक साथ देखते हैं, जो इंटीमेट होने के बाद एक दूसरे के डैड के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ जेन उसे बताती है कि काश कोई होता जो मेरे डैड को मार देता, क्योंकि वो एक कैरेक्टरलेस इंसान है जो मेरी दोस्त को बहुत ही गंदी नजर से देखते हैं। फिर एक दिन फ्रैंक रिकी और लेस्टर को साथ देखकर दोनों पर शक करने लगता है कि कहीं लेस्टर उसके दूसरे पड़ोसी जिम और जिम की तरह गे तो नहीं। इसी शक में वो रिकी के कमरे में जाता है और उसकी रिकॉर्ड की हुई वीडियोस देखने लगता है। वहाँ उसे वो वीडियो मिलती है जिसमें लेस्टर बिना कपड़ों के डंबल मार रहा होता है। इसे देखकर फ्रैंक को रिकी पर भी शक हो जाता है कि शायद लेस्टर की संगत में आकर उसका बेटा भी गे बन चुका है। वहीं दूसरी ओर बर्गर शॉप पर लेस्टर कैन और कैरोलिन को एक साथ चुम्मा चाटी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है, पर वो उन्हें कुछ नहीं कहता, बस वो उन्हें उनका बर्गर पकड़ा देता है। ये सब देखकर बदनामी के डर से कैन कैरोलिन से ब्रेकअप कर लेता है, जिससे कैरोलिन बहुत दुखी हो जाती है। शाम को वर्कआउट करते वक्त लेस्टर देखता है कि उसका माल अब खत्म हो चुका है, इसलिए वो रिकी को कॉल करता है और उससे माल लाने के लिए कहता है। वहीं फ्रैंक भी रिकी को खिड़की से देखता है और जब रिकी लेस्टर के लिए माल बना रहा होता है तो फ्रैंक को अपने एंगल से ऐसा दिखता है कि रिकी लेस्टर को बीजे दे रहा है। जैसे ही वो दोनों जेन और एंजेला की कार की आवाज सुनते हैं तो झटपट वहाँ से उठ जाते हैं और यहाँ फ्रैंक को पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि रिकी और लेस्टर दोनों गे हैं। फिर जब जेन और एंजेला घर लौटती हैं, तो वो किचन में लेस्टर को देखते हैं। यहाँ एंजेला लेस्टर के मसल्स को छूकर उसकी तारीफ करती है, जिससे लेस्टर और भी मोटिवेट हो जाता है। ये सब देखकर जेन को एंजेला पर गुस्सा आता है। फिर जब रिकी घर आता है तो वह देखता है कि फ्रैंक उसके कमरे में बैठा है। फ्रैंक उससे पूछता है, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? रिकी को लगता है कि उसके डैड को पता चल गया है कि वह नशा करता है और माल भी बेचता है। पर तभी फ्रैंक उठता है और रिकी को मारते हुए उस पर गे होने का इल्जाम लगाता है। ये सुनकर रिकी को समझ आ जाता है कि फ्रैंक को उसके नशे और माल बेचने वाली बात का पता नहीं चला है, और फिर वो अपने पिता को खुद को गे कहकर और उकसाने लगता है ताकि उसके डैड उसे घर से निकाल दें, और ऐसा होता भी है। फ्रैंक उसे घर से निकाल देता है। इधर हम बारिश में कैरोलिन को कार में देखते हैं, जो अपने और केन के ब्रेकअप का जिम्मेदार लेस्टर को मान रही होती है। फिर वह अपनी कार से एक गन निकालती है। इधर कमरे में जेन एंजेला को समझाती है, तुम मेरे डैड से दूर रहो, उनकी नजर तुम पर सही नहीं है। जिस पर एंजेला भी बताती है कि शायद मुझे भी तुम्हारे डैड पसंद आने लगे हैं और उनका ऐसा बिहेव करना मुझे अच्छा लगता है। तभी रिकी जेन के पास आता है और कहता है कि वह सब छोड़कर दूसरे शहर जा रहा है और वह जेन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जेन भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, पर एंजेला जेन को समझाती है कि रिकी एक पागल है और तुम उसके साथ कहीं मत जाओ, ये तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगा। पर यहाँ पर जेन एंजेला को ही बहुत बुरा भला सुनाती है और रिकी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, और जेन की बातों से एंजेला काफी हर्ट होती है। इधर गैराज में लेस्टर देखता है कि फ्रैंक उसके गैराज के बाहर है। वह गेट खोलता है, फ्रैंक अंदर आता है और लेस्टर से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है। लेस्टर उसे बताता है, मेरी वाइफ अभी अपने आशिक के साथ अपना मुंह काला कर रही होगी, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ दुनिया के सामने ये दिखावा कर रहे हैं कि हम दोनों साथ हैं, पर उसका मेरी लाइफ में होने का कोई मतलब नहीं रखता। ये सुनकर फ्रैंक लेस्टर को किस कर देता है दोस्तों, और यहाँ पर हमें फ्रैंक का ये राज पता चलता है कि वह भी एक गे है। पर लेस्टर फ्रैंक को दूर करता है और उसे समझाता है कि फ्रैंक,
शायद आपको मेरे बारे में कोई गलत फहमी हुई है, मैं गे नहीं हूँ। इस पर शर्मिंदा होकर फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। जब लेस्टर घर आता है तो वह एंजेला को देखता है जो एक कोने में बैठी हुई थी। लेस्टर जब उससे पूछता है तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो, तो एंजेला उसे बताती है कि आज पहली बार मेरी और जेन की आपके वजह से लड़ाई हो गई, क्योंकि मैंने उसे बता दिया कि मैं आपको पसंद करती हूँ। ये सुनकर लेस्टर उसे बियर पिलाता है और अब वो धीरे धीरे उसके करीब आना शुरू करता है और उसे अपनी फीलिंग्स बताकर उसे किस करता है। एंजेला भी पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी और वो अपने आप को लेस्टर को सरेंडर कर देती है। लेस्टर उसके कपड़े उतारना शुरू करता है, पर तभी एंजेला उसको बताती है कि आज तक उसने किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है और वह अभी तक वर्जिन है। ये सुनकर लेस्टर वहीं रुक जाता है और उसे ये एहसास होता है कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था, क्योंकि वह एक 40 साल का आदमी है और एंजेला एक 16 साल की लड़की है जिसने अभी तक अपनी पवित्रता को बचा कर रखा है। फिर वह एंजेला को उसके कपड़े पहनाता है और उसके लिए खाना बनाता है। फिर वे बहुत सारी बातें करते हैं। फिर वह अपने कमरे में जाता है और अपने फैमिली की एक फोटो देखता है और उसे ये एहसास होता है कि जो खुशी वह इधर उधर खोज रहा था वह तो उसके पास ही है, जो कि उसकी फैमिली है। फिर वो अपने फैमिली के साथ बिताए हुए कुछ खास पलों को याद करता है, पर तभी पीछे से उसे कोई गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर हमें यह नहीं दिखाया जाता कि लेस्टर को किसने गोली मारी है। तभी हम कैरोलिन को देखते हैं जो लेस्टर की डेथ के बाद अपनी गन को कबर्ड में छुपा रही होती है और लेस्टर के क्लोथ्स को गले लगाकर रो रही होती है। दूसरी ओर हमें फ्रैंक दिखाई देता है जिसके कपड़ों पर ब्लड के स्टेन्स होते हैं। इससे हमें अंदाजा होता है कि लेस्टर की हत्या फ्रैंक ने ही की थी, क्योंकि उसने अपने बेटे रिकी को मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गे समझ लिया था और गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया था। आयरनी ये है कि फ्रैंक खुद भी गे था, लेकिन उसने ये बात कभी किसी से शेयर नहीं की और यहीं पर यह स्टोरी खत्म हो जाती है।